फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से आप क्या मतलब समझते हैं? कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से आप क्या मतलब समझते हैं? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसका क्या मतलब होता है? या फिर इसके एसेंशियल फीचर्स क्या होते हैं? एसेंशियल फीचर्स क्या होते हैं? कैसे हम कह सकते हैं कि कोई जो सरकार है वो कैबिनेट सरकार है? ऐसा होता है ना, कैबिनेट जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनमें 30 कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, मतलब नहीं, हम आपसे कह रहे हैं कि कैबिनेट कहा क्यों जाता है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहा क्यों जाता है? कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों कहा जाता है? या हम कैसे पहचानेंगे कि कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? या कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के मेन फीचर्स क्या क्या हैं जिससे हम पहचानते हैं कि हाँ ये कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें यही सारी चीज़ें होती हैं? देखिए, सबसे पहला हमारे यहाँ क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम बोलते हैं। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, इसका मतलब क्या होता है? हमारे दो हेड होते हैं, एक नॉमिनल होता है या टाइटुलर होता है, और एक क्या होता है? रियल होता है, रियल हेड होता है। जो रियल हेड होता है वो क्या होता है? मेन एग्जीक्यूटिव होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और ये काम कैसे करता है? विथ अ काउंसिल, ठीक है। इसमें जो नॉमिनल जो होता है, जैसे हमारे यहाँ जो नॉमिनल है उसे क्या बोलते हैं हम? प्रेसिडेंट। इसके पास रियलिटी में, इन रियलिटी अगर देखा जाए तो कागज पे ऐसा लगता है कि वो पावरफुल है, लेकिन रियलिटी में नॉट मच पावरफुल, बहुत ज़्यादा पावरफुल आपको वो नहीं दिखेगा रियलिटी में, क्योंकि सारा काम कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, ठीक है, भले ही प्रेसिडेंट के नाम पर होता है, ठीक है। हाँ वर्कर सारा काम करते हैं, जो को एडवाइस देंगे उन्हें वो करना होगा। हाँ, ठीक है। तो राष्ट्रपति के पास पावर नहीं होता है, जो टाइटुलर हेड होता है या नॉमिनल हेड होता है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है राष्ट्रपति को। हाँ वो कहा जाता है, लेकिन अभी आपको यहाँ पे ध्यान देना है, मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है, उस पर ध्यान दीजिए। वो उस पर, क्योंकि वो एक अलग मैटर है, वो पढ़ते हैं हम लोग जब सिविक साइंस पढ़ते हैं ना, सिविक्स जिसे बोलते हैं आप, नागरिक शास्त्र, ठीक है, वो स्कूल में होता था। तो उसमें हम पढ़ते हैं कि पहला सिटीजन कौन होता है देश का, या आपके जैसे लखनऊ म्यूनिसिपल काउंसिल है, ठीक है, तो लखनऊ का जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, इसका जो इस लखनऊ एरिया का पहला सदस्य कौन होगा? जो मेयर होता है, ठीक है। कौन है मेयर यहाँ के? सुषमा खड़कवाल है, सुना है कि नहीं? जहाँ पे भी आपका काउंसिल, ये कैबिनेट होता है, उसमें जो प्राइम मिनिस्टर है उसके पास क्या होती है? रियल पावर होती है, ठीक है। दूसरा, इसका हम कैसे जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मतलब लाइक ये कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही है? प्राइम मिनिस्टर क्या करता है? वर्क्स थ्रू हिज काउंसिल, ठीक है। कैसे वर्क करता है? एज अ लीडर, लीडर होता है ना उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, लीडर होता है। तो लीडरशिप कैसे उसकी मतलब इस लीडरशिप का क्या मतलब होता है? लीडर मीन्स होता है जैसे कि एक कोई पर्सन हो और उस पर्सन पर लीड कर रहा हो, मतलब उसको सारे काम वही करेगा, करना हो, हाँ सारे काम वही करना ठीक है। तो दूसरा जो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का है कि प्राइम मिनिस्टर की क्या होती है? लीडरशिप होती है। और ये लीडरशिप कैसे हमें पता चलती है? वो
अदर जो मिनिस्टर्स होते हैं या मेंबर्स होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट, ठीक है, उनकी अपॉइंटमेंट तय करता है बाय एडवाइसिंग द प्रेसिडेंट, ठीक है। अगर प्राइम मिनिस्टर मतलब किसी को भी मंत्री बना सकता है या मंत्रिपरिषद में रख सकता है, उसके पास ये पावर होती है प्रधानमंत्री होने के नाते, ठीक है। और दूसरी बात, अगर इस मंत्रिपरिषद में, इस काउंसिल में, इस कैबिनेट में कोई भी मंत्री प्रधानमंत्री के विचार से मतलब मेल नहीं रखता है, वो थोड़ा अलग बात कर रहा है, उसके अपोजिट बात कर रहा है अगर, है ना, तो प्राइम मिनिस्टर के अपोजिट भी जाएगा तो भी वो बाहर नहीं कर सकता है, ठीक है। प्रधानमंत्री तुरंत क्या कहेगा, उसको कहेगा कि या तो तुम रिजाइन कर दो, अगर तुम रिजाइन नहीं करोगे तो मैं क्या करूंगा, मैं प्रेसिडेंट से बोल करके तुम्हें हटवा दूंगा, क्योंकि मैंने ही तुम्हें लगाया है इसमें। हाँ, ठीक है, अदर मेंबर्स अपॉइंटमेंट। और आपका दूसरा चीज क्या होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो कैबिनेट होता है उसकी क्या होती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलिए। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब दे स्विम एंड सिंक टुगेदर, तैरते और डूबते एक साथ ही हैं। इसका मतलब ये है कि चाहे एक मेंबर काम करे, चाहे सारे मेंबर काम करें, कोई भी गलत सही कुछ भी करें, है ना, एक मेंबर का एक्शन हो या सबका एक्शन हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी सब लेते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी सारे मिनिस्टर लेंगे, पूरा कैबिनेट लेता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टेकन बाय कैबिनेट। चाहे एक डिसीजन ले, चाहे सारे लोग मिलके ले, है ना, सब लोग एक साथ जिम्मेदार होते हैं। और ऐसा क्यों होता है, हाँ हाँ, फिर वो सब पे आ जाएगा, या तो प्रधानमंत्री उसको पहले ही हटा दे, कह दे कि तुम रिजाइन कर दो। आप वो नहीं, वो दूसरी बात कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ ये कैबिनेट पर आप टिकिए, ठीक है। जो हमारा जो काउंसिल है, अभी हम सिर्फ मंत्रिपरिषद की बात कर रहे हैं, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात अलग से नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसकी बात अलग होती है, उसके अलग ढंग से होती है, हम पढ़ाएंगे अभी वो चीज़, ठीक है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मंत्रिपरिषद की, बस आप ये समझ लीजिए, गलत सही जो भी होगा हर एक्शन के लिए सभी जिम्मेदारी लेते हैं, ठीक है, पूरी काउंसिल जिम्मेदार होती है। और अगर क्या कहते हैं कि कोई दिक्कत होती है, किसी का मतभेद होता है और वो बाहर बात चली जाती है, तो सरकार गिर जाएगी, क्योंकि लोगों का उस पर से फिर भरोसा उठ जाता है, ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं रह जाता है, ठीक है। ये सिंपल सा आपका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है, ठीक है। फिर आपका आता है एक तो हो गया आपका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स और काउंसिल मेंबर्स, दूसरा हो गया आपका इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू, इसी कलेक्टिव में ये भी आता है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर। ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है इंडिविजुअल लेवल पर,
और ये कैसे होती है? ये कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि सरकार गिरे। इन्हें हमेशा इसको सपोर्ट करना होता है, ठीक है। तो ये भी इनकी जिम्मेदारी होती है कि इंडिविजुअली वो क्या करें, हमेशा पीएम का साथ दें, प्राइम मिनिस्टर का साथ दें, ठीक है। एक ये आपकी इंडिविजुअल प्राइम मिनिस्टर होती सॉरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दूसरा आपका ये प्रधानमंत्री के प्रति है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो मिनिस्टर अभी बने हैं जैसे, तो उनकी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि जो मंत्रिपरिषद है उसके लिए जिम्मेदारी लेंगे। दूसरा इंडिविजुअल पर्सनल लेवल पर भी प्रधानमंत्री के प्रति वो जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। दूसरी बात आती है आपका एज अ मिनिस्टर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मिनिस्टर होने के नाते इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये उन्हें निभाना पड़ता है। अब मिनिस्टर होने के नाते इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, उनके पास एक एक मंत्रालय है, तो उनके मिनिस्ट्री से रिलेटेड क्या होते हैं, वहाँ सवाल होते हैं, मिनिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, पूछताछ होती है कि मतलब जानकारी ली जाती है कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो इन सब का क्या करता है मिनिस्टर इन सब का जवाब देता है सदन में। मिनिस्ट्री से जुड़ी, आपको अगर कोई भी मंत्रालय मिला है, आप मंत्री हैं, तो उस मंत्रालय से जुड़ा कोई भी सवाल अगर होगा तो आपको उसका जवाब देना ही देना है, और ये आपकी क्या है, जिम्मेदारी है। आप इससे नहीं भाग सकते हैं। अगर मिनिस्टर ने ये काम करने से मना कर दिया तो क्या हो जाएगा, उस सरकार गिर सकती है अगर नहीं हटाया जाएगा तो, ठीक है। तो अपनी जिम्मेदारी से, इस जिम्मेदारी से वो भाग नहीं सकता है, ठीक है। ये चीज हो गई। दूसरा एक होता है, एक तो हो गया सदन में जवाब देना, और उसी जवाब देने से रिलेटेड दूसरी बात यह है कि हर मिनिस्टर के पास क्या होता है, एक सेक्रेटरी होता है उस डिपार्टमेंट का, ठीक है, डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी। जैसे कि आपका मान लीजिए एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अगर है हमारा, या स्पेस विभाग है हमारा, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, या डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो हर डिपार्टमेंट का एक सचिव होता है, सीनियर लेवल का आईएएस अधिकारी होता है, जो साधारणतः नॉर्मली ऐसा होता है, ठीक है। अगर ये डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी कुछ गलती करता भी है, ठीक है, इसके गलती से कुछ बाहर गड़बड़ हो जाती है और ऑपोजिशन सदन में पूछता है कि ये आपके वजह से हुआ है, ये नुकसान हो गया आपके वजह से, तो भले ही गलती इस सेक्रेटरी ने करी हो, इस अधिकारी ने किया हो, जिम्मेदारी कौन लेता है, जो मंत्री होता है वही लेगा, ठीक है। कोई इसमें सिविल सेवा अधिकारी इसमें दोषी नहीं होता है, भले ही वो गलती किया हो या ना किया हो, मंत्री को उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? हाँ, वो अब उनके मर्जी के ऊपर है, माने चाहे ना माने, ऐसा कुछ उनके ऊपर बाउंडेशन नहीं है। वो इसलिए मानते हैं क्योंकि उसे जानकारी होती है और उसका काम होता है सलाह देना, इसलिए बस मानते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ ये सही कह रहा होगा, इसे जानकारी है, तो मुझे मानना चाहिए, तो मान लेगा मंत्री, अदरवाइज नहीं मानेगा, ठीक है। एक ये बात हो गई इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक होती है नैतिक जिम्मेदारी, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नैतिक जिम्मेदारी भी होती है किसकी?
मिनिस्टर की, ठीक है। और ये नैतिक जिम्मेदारी कैसी होती है? ये जिम्मेदारी ऐसी होती है कि अगर कोई मान लीजिए कि आपका एविएशन मंत्रालय, उड्डयन मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ठीक है, या फिर रक्षा मंत्रालय, ठीक है। अब कोई जहाज है, कोई प्लेन है, वो क्या हो जाता है? क्रैश हो जाता है, ठीक है। भले ही मंत्री ने नहीं किया है, लेकिन उस क्रैश में अगर बहुत लोगों की जान चली जाती है तो वो अपने आप को नैतिक जिम्मेदारी लेता है कि मेरे देख रेख में हुई है ये गलती, ये नुकसान, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्या करेगा? रिजाइन करता है। वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझता है कि मेरे देख रेख में जो कार्य हो रहा है वो अच्छे से हो। अगर कार्य अच्छे से नहीं हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार नैतिक तौर पे कौन है? वो मंत्री ही है। मंत्री चाहे दोषी हो चाहे ना हो, गलती किसी ने भी करी हो, लेकिन अगर उस डिपार्टमेंट का, उस विभाग का, उस मंत्रालय का वो मंत्री है तो वो जिम्मेदारी लेता है, रिजाइन भी देना पड़ता है अगर वो बहुत बड़े लेवल का मुद्दा है तो, ठीक है। आप एक न्यूज़ जाके देखिएगा, अभी किसको मिला है आपका टेलीकम्युनिकेशन मंत्रालय, किसको मिला है? दूरसंचार मंत्रालय, ज्योतिरादित्य सिंधिया। इनके फादर थे माधवराव सिंधिया, नागरिक उड्डयन मंत्री थे ये, ठीक है, 1991 से लेकर के 93 तक। इनके रहते ये मिनिस्टर हैं, सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, और इनके रहते एक प्लेन क्रैश हुआ था एयर इंडिया का, ठीक है, इंडियन एयरलाइंस का एक क्या कहते हैं कि प्लेन क्रैश हुआ था। तो उन्होंने क्या किया था पता है आपको? उन्होंने रिजाइन कर दिया था स्वयं। हाँ, उन्होंने भले मतलब हाँ, उसमें कुछ नहीं, नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अपने से डिसाइड किया कि मेरे रहते हुआ है इसलिए मैं इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेता हूँ। नहीं करे तो प्रधानमंत्री उसको कह सकता है कि तुम रिजाइन करो, नहीं तो मेरी सरकार गिर जाएगी। प्रधानमंत्री उसे तुरंत कह सकता है कि तुम रिजाइन करो। अगर वो नहीं मानेगा तब भी तो प्रधानमंत्री ये भी कर सकता है कि प्रेसिडेंट को बोल सकता है कि इसे आप हटा दीजिए, ठीक है। तो आप मना नहीं कर सकते, सरकार हमेशा रहनी चाहिए, ठीक है। ये होता है, ये सरकार हमेशा रहनी चाहिए, एक नियम है हमारे संविधान में। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कभी ऐसा हो कि सरकार में कोई नहीं है, हमेशा सरकार चलाने के लिए कोई ना कोई होता है, ठीक है। तो ये तो हो गई नैतिक जिम्मेदारी है। कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती, ठीक है। एक बहुत ज़रूरी चीज़ और होती है, वो होती है ऑफिशियल सीक्रेसी, ठीक है। ऑफिशियल सीक्रेसी का मतलब कैबिनेट, ठीक है, जो भी काम करेगा या मिनिस्ट्री जो भी है, जो भी काम करेगी, मेनली ये कैबिनेट से मतलब होता है कि जिस कैबिनेट में ये हैं, ठीक है, कैबिनेट जो भी काम करेगा इसके सारे काम, ऑल मीटिंग्स और एक्शंस, ठीक है, जो भी होंगे वो कैसे होते हैं? मीटिंग्स, जितनी मीटिंग होगी और जितना ऑफिशियल काम होगा, जो भी डिस्कशन होगा, वो सब क्या होते हैं? सीक्रेट रखे जाते हैं। क्योंकि अगर सीक्रेट नहीं रखेंगे तो उससे एक समस्या होती है। समस्या ये होती है कि अगर मंत्री कोई कार्य होने वाला उसके पहले अगर वो जानकारी दे दे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई अभी आज के टाइम पर सोलर पावर प्लांट बहुत चल रहा है, मान लीजिए कि प्रधानमंत्री और उनका कैबिनेट ये तय करता है कि जो लोग लगाएंगे उन्हें हम 50-50 हज़ार रुपये देंगे और इतने सारे प्लांट बैठेंगे। तो अभी आपके टाइम, आप आज के टाइम पर आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में लोग बहुत पैसा लगा रहे हैं,
तो अगर किसी को पहले पता चल गया कि ऐसा होने वाला है तो वो क्या करेगा, पहले जानकारी हो जाएगी तो स्टॉक मार्केट में वो पैसे अलग से लगा देगा, जो कि गलत होगा। ठीक है, और इससे क्या हो सकता है, पूरी अर्थव्यवस्था उलट पलट हो सकती है। इसलिए जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, आपके कैबिनेट के जो डिसीजंस होते हैं वो कैसे होते हैं, सीक्रेट रखे जाते हैं। और जो मंत्री होता है, जो प्रधानमंत्री होता है, वो सारे कार्यों को कैसे रखता है, वो सीक्रेट रखता है। ठीक है, अगर कोई मतभेद भी हुआ है तो वो भी आपका बाहर नहीं आना चाहिए, वो सीक्रेट ही रहना चाहिए। यहाँ तक कि मंत्रिपरिषद ने, कैबिनेट ने क्या एडवाइस दिया है प्रेसिडेंट को, वो भी सीक्रेट होता है और उसमें कोई कोर्ट भी नहीं घुस सकती है। ठीक है, जब तक कि सरकार स्वयं से ना बता दे कि हमने ये एडवाइस दिया था। हाँ बिल्कुल होती है, वो कैबिनेट की मीटिंग की कोई बात वो नहीं निकलवा सकते हैं। अगर वो पब्लिश कर देंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है, जैसे एमपीज होते हैं, पार्लियामेंट है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अगर कोई काम किया है तो उनकी मर्जी के खिलाफ उनके काम का अगर पब्लिशिंग कर दिया मीडिया ने तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तब संसद स्वयं बुला लेता है, लोकसभा स्वयं बुला लेता है कि आओ। संसद एक कोर्ट की तरह काम करने लगता है। फिर संसद की एक अपनी कार्य व्यवस्था है, हाँ, क्वासी जुडिशियल हो जाता है वो। ठीक है, तो ये लोक प्रशासन, अगर आप ध्यान से देखें, जैसे आप ऑप्शनल के लिए कह रहे थे, तो लोक प्रशासन अगर आप लेना चाहें तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये 3-4 क्या कहते हैं आपके काम होते हैं। जो कैबिनेट फॉर्म होने का मतलब वहाँ पे क्या होगा, सीक्रेसी होगी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, अब कैबिनेट के ढांचे के बारे में अगर हम बात करें, साइज, पहले ये देख लेते हैं कि ये बनती कैसे है, बनती कैसे, फॉर्मेशन कैसे होता है आपका, फॉर्मेशन ऑफ द कैबिनेट। ये कैसे होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि इलेक्शन होते हैं, रिजल्ट आता है, जो पार्टी जीतती है उसका जो लीडर होता है वो अपना पार्टी भेजती है कि आप राष्ट्रपति के पास जाइए कि मैं लीडर हूँ और आप प्रधानमंत्री बनाइए। तो राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री बनाता है। उसके बाद प्रधानमंत्री क्या करता है, सबसे पहले पोर्टफोलियो बांटता है। पोर्टफोलियो क्या होता है, सरकार के कार्य का विभाजन, जो डिपार्टमेंट है किसको क्या मिलेगा, कौन सा मंत्रालय देखेगा, डिपार्टमेंट देखेगा, ये सब तय कौन करता है, प्रधानमंत्री स्वयं करता है। ठीक है, अब दो चीज़ें होती हैं इसमें कि सरकार या तो गवर्नमेंट इज आइदर, या तो मेजोरिटी में होगी या फिर कोलिशन होगा। ठीक है, इन दोनों केसेस में प्रधानमंत्री क्या करते हैं, प्रधानमंत्री डिसाइड करते हैं पोर्टफोलियो, ठीक है, अलॉटमेंट और साइज। ठीक है, साइज ऑफ द काउंसिल। अभी तो कानून है हालांकि इसके लिए, लेकिन काउंसिल के कौन कौन पोर्टफोलियो किसको मिलेगा और काउंसिल के मेंबर्स कौन कौन से होंगे, ये दोनों तय करता है कौन, प्रधानमंत्री स्वयं तय करता है। ठीक है, अब अगर मेजॉरिटी में है तो उस केस में भी वो क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है, किसी को हम काम देने जा रहे हैं तो हम देखेंगे कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, वो कैसा काम करता है, उसको क्या क्या जानकारी है और वो कितना संभाल सकता है। तो एक ये तरीका हो गया। दूसरा, अगर हम अपने भारतीय संघ के उसके ढांचे के बारे में बात करें तो कैसा है, फेडरल है ना, हमारी फेडरल संघीय राज व्यवस्था है, वो बात की चीज़ है, संघीय ही मानते हैं हम। ठीक है, वो तो अलग से डिस्कस करेंगे उस पर। तो जब हम फेडरल पॉलिटी हैं तो फेडरल पॉलिटी का मतलब क्या होता है, जो राज्य हैं उनका भी हमें ध्यान रखना होता है,
तो सरकार को भले ही सीट कम मिली हो ज़्यादा मिली हो, लेकिन अगर उनकी सरकार है तो उनकी जिम्मेदारी क्या होती है, हर राज्य का एक आदमी होना चाहिए, जिससे कि राज्य कोई आवाज़ ना उठाएं कि हमारे साथ गलत हो रहा है या सही हो रहा है या आपने हमें स्थान नहीं दिया। ठीक है, तो प्रधानमंत्री को ये भी देखना पड़ता है। दूसरा क्या देखना पड़ता है, प्रधानमंत्री को ये भी देखना पड़ता है कि राजनीति में उसने किन किन लोगों ने कैसा कैसा काम किया, पार्टी के लिए किसने क्या किया है और किसने पर्सनली कितनी हेल्प करी है। ये सारी चीज़ें देख करके प्रधानमंत्री खुद से सोचता है कि मैं किसको रखूँगा किसको नहीं रखूँगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। जब वो स्वयं चाह देगा कि अगर मुझे किसी को बनाना है तो वो बना देगा। हाँ नॉलेज एक अनुभव भी होता है, एक अनुभव होता है। किसी डिपार्टमेंट को पहली बार भी तो किसी को दिया जा सकता है, वो धीरे धीरे आता है ना। बहुत लोग जैसे प्रधानमंत्री जो अभी हैं, इसके पहले ये क्या थे, मुख्यमंत्री थे। तो जब मुख्यमंत्री थे तो उनके पास एक संस्था एक व्यवस्था चलाने का अनुभव था, इसलिए बीजेपी ने उन्हें चुना कि ये प्रधानमंत्री पद के लायक हैं, उस पार्टी ने तय किया तो आकर के वो चला रहे हैं। ऐसे ही अगर कोई किसी को होम मिनिस्ट्री मिली है, जैसे अमित शाह की आप बात करें, तो उसके पहले जहाँ पे वो मिनिस्टर थे वहाँ पे वो उस तरीके का कार्य उन्होंने किया था। ठीक है, और जो एकदम नए लोग होते हैं उनको डायरेक्टली मंत्री नहीं बनाया जाता है, डिप्टी मिनिस्टर बोलते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट बोलते हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज बोलते हैं, अभी आएंगे उस पर। ठीक है, तो मिनिस्ट्री जो मंत्री होते हैं उनका रैंक होता है, पहले रैंक नहीं हुआ करता था। ठीक है, पहले रैंक नहीं हुआ करता था भारत में, 1952 से पहले रैंक नहीं हुआ करता था। जो परिषद होती थी उस परिषद में हर एक मेंबर, उस परिषद का एक एक सदस्य एक ही रैंक और एक ही दर्जा उसको प्राप्त था। लेकिन नहीं नहीं नहीं, उसको कुछ दिया होगा, कुछ सोच के दिया होगा उसने। ठीक है, अब चिराग पासवान का पहले से क्या रहा है बैकग्राउंड मुझे नहीं पता है, नहीं तो मैं बता देता। ठीक है, अभी आपको बस ये समझना कि होता कैसे है। ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा उदाहरण दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो अभी हमें बस ये समझना कि काम कैसे होता है। जैसे मंत्रिपरिषद बन रहा है तो कैसे बन रहा है। ठीक है, तो मेजॉरिटी में आने के बाद या कॉलिशन होती है तो इसमें अलग अलग पार्टी के लोगों को भी रखना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने देखा कि आंध्र प्रदेश में जो नायडू हैं या पवन कल्याण वाला जो मैटर था, ठीक है, तो लोग, या फिर नीतीश कुमार का था, नीतीश कुमार शपथ ग्रहण में थे, नायडू थे, तो ऐसा कहा जा रहा था कि कोलिशन सरकार है तो नरेंद्र मोदी अब देखते हैं उनकी मजबूरी हो जाएगी, अपनी तानाशाही नहीं चला पाएंगे। तानाशाही इसलिए नहीं चला पाएंगे क्योंकि उनके पास एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है कि और पार्टी जो सपोर्ट दे रही है, उसने सपोर्ट दिया है, उस सपोर्ट के बदले में हमें उसे कोई मंत्रिपरिषद, कोई मंत्री पद देना पड़ेगा, कोई कार्यभार देना पड़ेगा, नहीं तो सरकार गिर सकती है। क्योंकि अगर हमने कार्यभार नहीं दिया, कोई पद नहीं दिया, तो वो अपना सपोर्ट खींच लेंगे। हाँ हाँ 244 पे। ठीक है, तो ये आपका मतलब कुछ कंसिडरेशंस होते हैं। ठीक है, अब दूसरी जो बात है कि ये तो मंत्रिपरिषद बनाने की बात हो गई। मंत्रिपरिषद का साइज पहले फिक्स नहीं था। ठीक है, मंत्रिपरिषद का कितना बड़ा मतलब वो ढांचा होगा, कितने उसमें सदस्य होंगे, साइज ऑफ द काउंसिल। ठीक है, पहले फिक्स नहीं था। ठीक है, बाद में 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 आया, जो लागू हुआ था इन फोर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2004। इस दिन से ये लागू है। और ये क्या कहता है कि मंत्रिपरिषद का साइज क्या होना चाहिए, 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द
लोअर हाउस मतलब लोकसभा, उसका उसके जितने सदस्य होते हैं उन उसमें से उसका 15% ही होना चाहिए, ठीक है। लोअर हाउस एट बोथ सेंटर एंड स्टेट लेवल। समझ में आ रही बात? ये साइज होना चाहिए। हाँ। हाँ 15%। वो राज्य सरकार में भी, राज्य के स्तर पर भी यही है। जो विधान परिषद है, विधान परिषद में जो जैसे आदित्यनाथ सरकार है, तो आदित्यनाथ सरकार का जो मंत्रिपरिषद है, उस मंत्रिपरिषद में उस सदन के विधानसभा के जो सदस्य हैं, जो टोटल जो संख्या है सदस्यों की, ठीक है, उसका 15% ही होना चाहिए, 15% ही होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हम ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन या फिर आपका यूएसए, ब्रिटेन की बात कर लेते हैं। ब्रिटेन में 10 से 12 ही होते हैं मंत्रिपरिषद में मंत्री, लेकिन वो छोटा देश है तो वहाँ किया जा सकता है। हमारा देश भी बड़ा है, डाइवर्स है, हमारे पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, हमारा तो काम भी ज़्यादा है, काम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है, बड़े स्तर पर है, इसलिए हम 10 या 12 की संख्या में सीमित नहीं रहे, हमने प्रतिशत तय किया कि 15% रखेंगे। किसके? ये इस टाइम, ये 91st अमेंडमेंट में, 2003 में तो आपके बीजेपी की सरकार थी, 2004 में फिर कांग्रेस आई। हाँ हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी, हाँ हाँ, उनके टाइम पर ही क्या कहते हैं ये संशोधन आया था, ठीक है। खैर वो अब अभी हमारे लिए वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है, वो जानना ज़रूरी नहीं, वो जीके वाला मैटर है, तो वो अभी हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर और कंपोजिशन पर, ढांचा और इसमें क्या क्या है। गंदा हो गया है जी। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्रिपरिषद है, उसका क्या ढांचा होता है? 1952 से पहले, बिफोर 1952, कोई भी अलग अलग रैंक या दर्जा नहीं होता था, ठीक है, अलग अलग पद या दर्जा नहीं होता था, रैंक या फिर नाम भी अलग नहीं होता था। मंत्री है तो मंत्री, वो मंत्रिपरिषद में है तो मंत्री है, यही कहा जाता था। 1947 में आपका गोपाल, क्या है गोपाल, हाँ, अयंगर थे, गोपाल स्वामी अयंगर, ये संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जानते हैं ना, संविधान सभा, संविधान सभा ने एक टीम बनाई थी कि जो ढांचा होगा मंत्रिपरिषद का उस पर आप कार्य करके दीजिए, तो उसके ये हेड थे। इन्होंने रिपोर्ट दिया था 1949 में, 1949 में, 1949 में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की। इन्होंने बोला कि ढांचा ये होगा, मतलब ये इनका जो ढांचा था दिया हुआ, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपके क्या है, मैं बता दे रहा हूँ। प्रधानमंत्री,
ठीक है। प्रधानमंत्री के नीचे कैबिनेट मंत्री, उसके नीचे आपने अभी सुना होगा न्यूज़ में मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, है ना, ये आपने सुना होगा। और डेप्यूटी मिनिस्टर और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। ठीक है, 1952 से यही ढांचा चल रहा है। सबसे नीचे ये होते हैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, उनके ऊपर डिप्टी मिनिस्टर होते हैं, डिप्टी मिनिस्टर के ऊपर मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट के ऊपर कैबिनेट मंत्री होते हैं, और सबसे ऊपर ये आपकी आज के टाइम पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ढांचा है। क्लियर है? अब इसमें से आपका जैसे ये है आपका मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये शब्द ये मिडिल में है, ये कब आया है? 1957 में। ठीक है, नेम्ड इन 1957, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अब अगर हम बात करें आपके कैबिनेट मिनिस्टर के, तो कैबिनेट मिनिस्टर सीनियर होते हैं पॉलिटिशियंस, ठीक है, और जो सबसे ज़रूरी मंत्रालय होते हैं वो किसके पास होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास होते हैं। उनसे कम अनुभव जिनके पास होता है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर के नीचे उनके असिस्टेंट्स, उनको हेल्प करते हैं, उनके नीचे काम करते हैं। ठीक है, और ये जो कैबिनेट की जो जितनी मीटिंग होती है उन सब में ये होते ही होते हैं, ये भले हो चाहे ना हो। हर कैबिनेट मीटिंग में मिनिस्टर ऑफ स्टेट नहीं जाता है, लेकिन हर कैबिनेट मीटिंग में कैबिनेट मंत्री जरूर जाएगा। जो सबसे हेड है वो उसके मीटिंग में जा सकता है ना? हाँ, और कोई उस कम हेड है तो ये कैबिनेट मीटिंग में ये जरूर होते हैं, ठीक है, लेकिन ये कभी कभी होते हैं जब तक इनको बुलाया ना जाए। ठीक है, हाँ, अभी 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। ये न्यूज़ आपने देखा होगा ध्यान से, है ना? अब ये जो 15% साइज वाला जो मैटर है ये क्यों रखा गया है? 15% क्यों रखा गया? या फिर इतना ये सिर्फ 30 से, मतलब ये स्मॉल रखा गया है ना? पहले ज़्यादा बड़ा साइज हो जा रहा था, जैसे कांग्रेस के समय पे 78 मिनिस्टर हो गए थे, तो काउंसिल का साइज जो है वो क्या किया गया? छोटा किया गया 91st अमेंडमेंट के थ्रू। इसका रीजन ये भी तो करप्शन वाला तो इशू नहीं होगा। करप्शन वाला इशू बाद में आएगा, उसके पहले क्या आ जाएगा कि अगर कैबिनेट छोटा नहीं हुआ तो अगर 50 या 60 लोगों को बुला करके हमें कोई एक डिसीज़न लेना है तो वो डिसीज़न लेना मुश्किल हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, इसलिए भी इसको लिमिट करना ज़रूरी था। ठीक है, ये बहुत बड़ा कारण है, पहला कारण आप एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, फिर आपका मिनिस्टर ऑफ स्टेट आपको पता है, कोई वो उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। डिप्टी मिनिस्टर क्या होते हैं? जूनियर मिनिस्टर होते हैं। हाँ, वो सबसे जूनियर जो मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, वो डिप्टी मिनिस्टर होते हैं। अभी तक ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जो सबसे नीचे होते हैं ये हमारे यहाँ नहीं अपॉइंट किए गए हैं, डिप्टी मिनिस्टर तक अपॉइंट किए गए हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं? जूनियर मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, और ये जनरली कैसे लोग होते हैं? नए लोग होते हैं। एक तरीके से इनको डिप्टी मिनिस्टर इसलिए बनाया जाता है कि आप आइए, मंत्रालय कैसे चलाया जाता है वो देखिए, इनसे कुछ भी काम करवाया जा सकता है, कुछ भी कहा जा सकता है कभी भी करने को, और नहीं भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे लोएस्ट रैंक पे यही होते हैं मंत्रियों में। ठीक है, मंत्रिपरिषद में। तो मंत्रिपरिषद का ढांचा कब से बना हुआ है? अभी जो ढांचा है वो 1952 से।
ठीक है, ये आपको याद रखना है। सर ये जो पार्लियामेंट सेक्रेटरी है, हाँ ये सर इसको एचएम तो ऐड कर दिया, हाँ, लेकिन इसका यूज क्यों नहीं किया? यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी। जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन थी और सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, दोनों कमीशंस ने इनका यूज़ करने की बात कही थी कि आप इनका यूज़ करिए, लेकिन जो पॉलिटिकल सर्कल्स हैं, जो सरकार में जो लोग रहे, उनके हिसाब से, भारत सरकार में जो भी चला रहे थे लोग, उनके हिसाब से अभी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए अपॉइंट नहीं किया गया था। लेकिन ये बहुत अच्छी व्यवस्था होती है, ये अगर इनको अपॉइंट किया जाए तो सरकार और अच्छे से काम कर पाएगी। सरकार और अच्छे से काम करे और ये अपना करप्शन जो होता है हाँ, अब आते हैं हम रोल ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। कैबिनेट का काम क्या होता है? क्या काम होता है कैबिनेट का? जितने भी स्टेट मिनिस्टर हैं हम्म, उनके कामों को मतलब देखना अच्छे से कि वो काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मतलब उनके पूरा देखिए, सरकार क्या करती है? पॉलिसी बनाती है। पॉलिसी कौन? उसके टीम वाले ही बनाते हैं ना। तो कैबिनेट मेन पॉलिसी मेकर होती है। देश में जितने नए कानून आते हैं, वो कौन लेकर के आता है? जो सरकार होती है वही लेके आती है, कैबिनेट के मंत्री ही लेके आते हैं। तो ये मेन क्या हो गए? मेन लेजिस्लेटर भी हो गए, है ना। नए कानून वगैरह ये भी यही लेकर के आते हैं। संसद में जितने नए कानून आते हैं, जितने बिल आते हैं, इनके उस पे ही आते हैं, ठीक है। और क्या काम होता है कैबिनेट का? मीटिंग एडवाइजरी, उस पे भी आएंगे आपके मीटिंग वाले पर। मेन एडवाइजरी बॉडी, ठीक है। मेन एडवाइजरी बॉडी किसके कंटेक्स्ट में? काउंसिल का काम हो, पीएम। पीएम किसको एड और एडवाइस करता है? प्रेसिडेंट को। तो सरकार में मेन एडवाइजरी बॉडी कौन हो गया? कैबिनेट ही हो गया, ठीक है। ये क्लियर है? उसके बाद पूरा कैबिनेट क्या करता है? सारे प्रशासन को चला रहा होता है। तो हर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, ठीक है। अलग अलग मिनिस्ट्री है। पूरा कैबिनेट सचिवालय या कैबिनेट क्या करता है? सबके बीच में तालमेल बैठाता है। कोऑर्डिनेटर, मेन कोऑर्डिनेटर होता है कैबिनेट, ठीक है। ये एक कार्य हो गया। पूरा प्रशासन, भारतीय प्रशासन जो चलता है, उनके बीच में अगर तालमेल बैठाने का जो मेन जिम्मेदारी, मुख्य जिम्मेदारी किसी के पास है, तो वो कैबिनेट मिनिस्टर्स की होती, कैबिनेट की होती है। पूरा कैबिनेट जो होता है, वो उसका काम होता है कि पूरे देश के प्रशासनिक व्यवस्था में एक तालमेल बैठा रहे। इसलिए देश में, हमारे देश में मेन कोऑर्डिनेटिंग बॉडी कौन है? कैबिनेट है, ठीक है। उसके बाद जितनी नीतियां बनती हैं उनको लागू कराना किसकी जिम्मेदारी होती है? कैबिनेट की। तो चीफ एग्जीक्यूटर ऑफ पॉलिसीज, यही देखते हैं कि जो नीतियां हम बना रहे हैं वो लागू भी हों। कैबिनेट का ही काम होता है ये देखना, ठीक है। और डिपार्टमेंट खाली होते हैं जो वैकेंसी निकालते हैं तो क्या होता है, उसमें आता है जो गवर्नमेंट की जो वैकेंसी निकाली जाती है हाँ 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 कैबिनेट में आता है ना सर। हाँ, उनका भी एक वो होता है, आपका मंत्रालय होता है ना। जैसे पर्सनल मिनिस्ट्री, अभी जो मोदी हैं, उनके पास प्रधानमंत्री के अलावा कार्मिक मंत्रालय भी उन्होंने अपने हाथ में ले रखा है। कार्मिक मंत्रालय क्या करता है? जितनी नियुक्तियां होती हैं, ठीक है, और जितनी प्रशासन में जो लोगों की नियुक्ति होंगी, वो सारा कौन देखेगा? वो प्राइम मिनिस्टर देखेगा, ठीक है। मतलब वो कार्मिक मंत्रालय देखता है, लेकिन उनके पास है तो वही देखेंगे, ठीक है। तो ये तो 4-5 ये काम हो गए। और क्या? दो दो चीजें और हैं। फॉरेन पॉलिसी,
फॉरेन पॉलिसी और आपका डिफेंस पॉलिसी, ठीक है। ये ओवरऑल कौन देखता है? कैबिनेट ही देखता है, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर नहीं, कैबिनेट पूरा एज अ होल सब मिला करके देखते हैं, ठीक है, कि वो ठीक से ये चलें। और लास्ट में सबसे बड़े लेवल पर कोई इमरजेंसी पड़ती है, कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम खड़ी होती है, तो उसको मैनेज करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? कैबिनेट की होती है, काउंसिल की होती है। इंटरनल नहीं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो गई, जैसे आपदा आ गई, ठीक है, या मान लीजिए अर्थव्यवस्था गिरने लगी, तो उस कोई भी मतलब देश की अगर कोई समस्या है बहुत बड़ी, कोई उस तरीके से समस्या आ रही है, पूरे देश पे असर हो रहा है, तो उसको जिम्मेदारी संभालने की जिम्मेदारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ही होती है, कैबिनेट के पास होती है, कैबिनेट की खास करके, ठीक है ना। कैबिनेट क्या होता है? थोड़ा छोटा होता है, काउंसिल तो बड़ी होती है ना। तो आपका क्राइसिस मैनेजमेंट का भी काम किसका होता है? कैबिनेट का होता है। तो ये आपके कैबिनेट के कुछ काम हैं, इनको लिख लीजिए, लिखना हो तो, ठीक है, 5-7 पॉइंट्स जो है।